हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो वर्षा के बूंदों का आकार गोलाकार जो है पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट जाएगा। वर्षा के बूंदों का आकार जो है गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत जो है पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। साबुन द्वारा निर्मलन जो है पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों। इसमें पहला ऑप्शन है तेल की श्यानता अधिक होती है, दूसरा ऑप्शन है तेल की श्यानता कम होती है, तीसरा तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और चौथा ऑप्शन है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसमें से इसका ऑप्शन जो है सी राइट जाएगा। तेल का पृष्ठ तनाव जो है अधिक होता है। इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या असर पड़ता है। पहला ऑप्शन है घटेगी, दूसरा बढ़ेगी, तीसरा सामान्य रहेगी, चौथा शून्य हो जाएगी। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि जो है बढ़ेगी। इसका ऑप्शन बी राइट जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवें पे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर होता है। इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर छठवां है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। पहला ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, दूसरा है समान वेग से नीचे आ रही हो, तीसरा है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, चौथा समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक मालूम कब पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटकर आएगा। इसका ऑप्शन ए जो है राइट जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह जो है पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है 24 घंटे होता है। इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो है अपकंदड़ के सिद्धांत पे काम करता है। इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है। तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण।
ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा, अपकेंद्री बल के कारण। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम जो है अपकेंद्री बल के कारण जो है अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, पहला ऑप्शन है बिल्कुल नहीं झुकता, दूसरा है आगे की ओर झुकता है, तीसरा है पीछे की ओर झुकता है, चौथा है अंदर की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह जो है, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा, अंदर की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह जो है अंदर की ओर झुकता है, इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इनमें से गतिज ऊर्जा जो है खींचा हुआ धनुष में नहीं है, इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती, जबकि बहता हुआ पानी, चली हुई गोली और चलता हथौड़ा, इन तीनों में गतिज ऊर्जा है, लेकिन खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायनेमो परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य वह किसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन नाभिकीय संलयन द्वारा, दूसरा है ऑक्सीजन द्वारा, तीसरा नाभिकीय विखंडन द्वारा, चौथा आयनन द्वारा। तो सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेशर कुकर में खाना जो है कम समय में पकता है, क्यों। पहला ऑप्शन है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, दूसरा प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है, तीसरा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप घट जाता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में खाना जो है कम समय में पकने का कारण अधिक दाब के कारण उबले पानी का ताप जो है बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। अधिक दाब के कारण उबले पानी का ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जो है कम समय में पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो हम दलदली सड़कों पर जो है घर्षण की कमी के कारण फिसल जाते हैं, इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो घर्षण की कमी के कारण जो है दलदली सड़कों पर हम फिसल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। तो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 18 है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों। तो पहला ऑप्शन है पानी का वेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है, दूसरा है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, तीसरा है पानी के पृष्ठ तनाव कारण, चौथा है पानी की श्यानता के कारण। तो इसका जो है ऑप्शन बी राइट जाएगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसका ऑप्शन बी जो है राइट जाएगा। पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल जो है निम्न घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में तैरते हैं, इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। बादल जो है निम्न घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, इसका ऑप्शन डी जो है राइट रहेगा। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 21 है,
स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? पहला ऑप्शन है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, दूसरा है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा कम होता है, तीसरा है पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, चौथा स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। तो स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। इसका ऑप्शन ए जो है राइट रहेगा, क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, उसी कारण जो है स्टील की गोली पारे में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। यदि नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा, जहाज जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों? क्वेश्चन नंबर 23 है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों? पहला ऑप्शन है जल जमने पर जल का आयतन घट जाता है, दूसरा है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, तीसरा जमने पर बोतल सिकुड़ती है, चौथा जो है कांच ऊष्मा का कुचालक है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है बढ़ता है। इसका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जो है जल का आयतन बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आदमी आगे की ओर झुक जाता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 24 है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आदमी आगे की ओर झुक जाता है क्यों? तो इसका ऑप्शन सी जो राइट रहेगा, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आदमी जो है आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जीव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है समान रहता है, चौथा है 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो यदि हम जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी के मान में प्रभाव पड़ता है, तो इसका ऑप्शन है जो है राइट जाएगा, बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बल गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बल गुणनफल है। तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, m इंटू ए का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका ऑप्शन बी राइट रहेगा। न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? क्वेश्चन नंबर 29 है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा। जल में तैरना जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण संभव है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 30 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा। हम जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर m इंटू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई जो है
सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो एक खगोलीय इकाई जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो इनमें से सदिश राशि जो है द्रव्यमान नहीं है, इनमें सदिश राशि द्रव्यमान नहीं है, जबकि दाब, वेग, संवेग ये तीनों जो है सदिश राशि हैं, जबकि द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, दूसरा वातावरण की ध्वनि, तीसरा पेशाब में शक्कर, चौथा वायु में कण। तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। क्वेश्चन 34 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, डायप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई जो है डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू किया गया था, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, पास्कल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है, इसका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है, किस देश से संबंधित हैं। तो पीटर सिडल जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो है ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के सीएम जो है उद्धव ठाकरे और वहाँ के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सोमा राय वर्मन। सोमा राय वर्मन जो है हाल ही में भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को देखें, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।